स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि अब बिहार के लोगों को अब अपने पंचायत में ही आप 45 नई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जब बिहार के ग्राम पंचायतों में संचालित राइट टू पब्लिक सर्विस केंद्र पर अब 45 नई सेवाओं का विस्तार किया गया है। इस पहल से अब ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार बार प्रखंड या फिर जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण और फिर डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे समय, धन और फिर संसाधनों की बचत होगी। इस नई सेवाओं में कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि कृषि, खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी हुई सुविधाएं शामिल है। ग्रामीण अब अपने नजदीकी आरटीपीएस केंद्र पर ही विभिन्न योजनाओं और फिर सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब सवाल है कि आखिर किन किन तरीके का सेवा का लाभ उठा सकते हैं अपने पंचायत में ही। तो आपको बता दूं कि नई सेवाओं में छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और फिर प्रिंट करना और माप तौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल है। ये सेवाएं ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पहले इसके लिए लंबी दूरी तय करते थे। दोस्तों बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मैं बनूंगा डिप्टी सीएम, ये कहना है वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का। जहाँ बिहार महागठबंधन की कल बैठक हुई, इस बैठक में सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आज हुई बैठक 6 घंटे चली है, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग सहित सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जब सभी बातें जल्द साफ हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री उनका ही बनना तय है। फिलहाल प्रमुख मुद्दा मतदाता पुनरीक्षण है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आज उसी जनता से पूछा जा रहा है कि वे भारत के नागरिक है या नहीं, ये कहना है मुकेश सहनी का। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी कठिनाई है, बिना पहचान पत्र के ही फॉर्म लिया जा रहा है, जमा करने वालों को कोई भी रिसीविंग भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में अगर मतदाताओं के पास कोई प्रमाण ही नहीं है तो वे फॉर्म जमा किए या नहीं, इसमें चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए और फिर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दोस्तों भारत के टॉप प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हो गए हैं। यहाँ की हवा बेहद जहरीली हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है और फिर 2025 की पहली छमाही की एक रिपोर्ट ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार के 4 शहर हाजीपुर, सासाराम, पटना और फिर राजगीर शामिल है। CIEA के अनुसार हाजीपुर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर PM 2.5 का स्तर 85 दर्ज किया गया है। इस दौरान हाजीपुर में केवल 13 दिन वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही है और इस दिन तो गंभीर स्तर तक पहुंची थी। जब बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा गन्ना फॉर्म जमा हो चुके हैं। आयोग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़े के मुताबिक शाम 6 बजे तक कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 80.11% मतदाताओं ने अपने गन्ना फॉर्म भर करके BLO को दे दिए हैं। हालांकि गाँव के मुकाबले शहरी क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण की रफ्तार धीमी है। जब आयोग ने शहरी मतदाताओं से इस अभियान में सक्रियता दिखाने की अपील की है। जब चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार बिहार के हर 5 में से 4 मतदाताओं का गन्ना फॉर्म इकट्ठा कर लिया गया है। जिस गति से ये काम चल रहा है, अनुमान है कि तय तारीख 25 जुलाई से पहले ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। आयोग का दावा है कि सभी मतदाताओं तक गन्ना फॉर्म पहुंचाने का काम भी लगभग पूरा होने को है। दोस्तों बिहार में बीते 7 दिन में 17 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें पटना में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका के साथ साथ सीवान में 3 लोगों की
हत्या शामिल है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या शामिल है। चुनाव से पहले बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के सियासत तेज है। विपक्षी दलें कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार और फिर प्रशासन को घेर रही है, लेकिन बात अब केवल विपक्षी दलों तक ही सीमित नहीं है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। शनिवार को हद तो तब हो गए जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी से अपराधियों के मनोबल बढ़ा है। उन्होंने बालू माफिया, जमीन माफिया और फिर दारू माफिया के गठजोड़ का भी जिक्र किया है। तो वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है। मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भी लोग जानते हैं कि किस तरह से बालू के कारोबार में नेटवर्किंग और फिर माफियागिरी करता था। वे कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना हुआ है, लेकिन जो भी घटना हुई है वो दुखद है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि ये जमीन माफिया और फिर दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण उनका मनोबल बढ़ा है और फिर सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन में रही है। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अलावा चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, यह समझ से परे हैं बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। वहीं पर चिराग पासवान ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी यही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार में किस कदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण मुसीबत बन गई है। परेशान बीडीओ ने डीएम को अपना इस्तीफा ही भेज दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य अधिकारियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कटिहार के बारसोई प्रखंड के विकास पदाधिकारी हरिओम शरण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डीएम को भेजे इस्तीफा में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दरअसल वीडियो हरिओम शरण ने अनुमंडल पदाधिकारी पर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें बार बार धमकी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ डीएम और फिर चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए लिख देंगे। हर दिन 10 से 12 पंचायतों का दौरा करने के बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि घर में सोए रहते हैं, कार्रवाई करवा देंगे। अपलोडिंग में लगे कर्मियों से 24 घंटे का काम लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जो संभव नहीं है। ऐसी कोशिश करने पर कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। वहीं पर वरीय अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान वीडियो ने डीएम को इस्तीफा भेज दिया है और कहा कि वह इस स्थिति में काम करने से असमर्थ है। वीडियो के इस कदम से जिले के प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडियो ने अपने पद से इस्तीफे की कॉपी विभागीय सचिव के साथ साथ चुनाव आयोग को भी भेज दिया है। दोस्तों, बिहार में हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है। जहां इस ऐलान के बाद इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है कि जो भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों पर ये खबरें चल रही है, तो क्या ये सच है या बिल्कुल गलत है। तो दरअसल बात यह है कि बिहार में शनिवार को यह खबर सामने आई कि नीतीश सरकार ने हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री करने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब कई न्यूज़ साइट्स पर यह खबर पोस्ट हो गई। वहीं पर शाम होने तक इस खबर पर वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है, यह गलत है। जहां वित्त विभाग ने बताया है कि इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई भी सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गई है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। इस प्रकार यह खबर कि वित्त विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है, ये बिल्कुल भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और विभाग को भेज दिया था। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, जहां वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के तहत यदि कोई भी उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो फिर इसे बिल नहीं देना होगा, लेकिन 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर पूरी खपत के अनुसार शुल्क देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले देश के कई राज्यों जैसे कि दिल्ली, पंजाब और फिर राजस्थान में इस तरीके की मुफ्त बिजली से योजना लागू हो चुकी है, लेकिन बिहार में जो इस योजना के बारे में बात की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। जी हाँ, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, बिहार की महिलाएं अब केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विकास की ड्राइविंग फोर्स
बनकर के उभर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण से लेकर के सड़कों पर गाड़ियां चलाने तक बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही है। जब बिहार सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, अब सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाएं के लिए ही होगा। ये कदम महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और फिर प्रशासनिक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति के तहत बिहार की बेटियां न केवल नौकरियों में आगे बढ़ रही है, वहीं पर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पहले से ही मजबूत हो रही है। जब बिहार की 50% से अधिक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और फिर जिला परिषदों का नेतृत्व महिलाएं संभाल रही है। इसके अलावा 29 आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से महिलाओं के कंधे पर है। ये दिखाता है कि बिहार की महिलाएं अब गाँव की दशा और फिर दिशा तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। दोस्तों, बिहार में अपराध को लेकर के एनडीए सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने वालों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में अपराध राजद वाले करवाएं और फिर तोहमत सरकार पर लगे, ये कैसा इंसाफ है। जो लोग भी सरकार के ऊपर अपराध को लेकर के तोहमत लगा रहे हैं, क्या वे गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन में रह करके गुड़ खाना और फिर गुड़ अम्मे से परहेज, ये ठीक नहीं है। जो लोग आज अपराध को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती है। बिहार में 2 दशक पहले ही ये दौर खत्म हो चुका है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब बिहार में माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। जब बिहार में चुनाव है और फिर विरोधियों की साजिश के इस दौर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। डीआईजी और फिर डीएमएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में लगातार दौरे जारी है। इसी क्रम में वे आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन और फिर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चंपारण रेंज के डीआईजी हरि किशोर राय, एसपी स्वर्ण प्रभात और फिर डीएम सौरभ जोरवाल गांधी मैदान पहुंचे। अधिकारियों ने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर सुरक्षा प्रबंधनों की समीक्षा की है। वहीं पर डीआईजी हरि किशोर राय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी और लगभग 10,000 पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अन्य खुफिया और फिर सुरक्षा एजेंसियां भी निगरानी बनाए रखेंगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। दोस्तों, बिहार में 10 जिलों में मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना में बादलों की आवाजाही जारी है। जहां बिहार में निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं बनने से विगत एक पखवाड़े से झमाझम वर्षा पर विराम लग गया है। जब प्रतिकूल वायुमंडलीय दशाओं की वजह से वर्षा वाले बादल भी नहीं बन पा रहे हैं, जब पूर्व से नमी का प्रसार भी नहीं हो रहा है। फिलहाल मानसूनी रेखा उत्तर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। इस बीच राहत की खबर यह है कि 2 दिनों बाद बिहार में एक बार फिर से मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। इसके चलते बिहार के अलग अलग भागों में भारी बारिश की चेतावनी है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना और फिर आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। बिहार के 10 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। जहाँ वहीं पर अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जताया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान भागलपुर, रोहतास, भभुआ, मधेपुरा, गया, नवादा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई है। जब भागलपुर में सबसे अधिक वर्षा 18.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई है। दोस्तों, बिहार के एक मंत्री है जो नकली दवाई सप्लाई करने के मामले में कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया है। जब बिहार सरकार के मंत्री है और ये नकली दवाई सप्लाई करता था। बताइए, मंत्री अगर नकली दवाई सप्लाई करे तो इंसान की जान के साथ ये सीधे सीधे खिलवाड़ है। आपको बता दूं कि बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। राजस्थान की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ नकली और फिर घटिया दवाई सप्लाई करने के आरोप में दोषी करार दिया है। वहीं पर कोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार कांग्रेस ने उनके नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के एक नेता ने
एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मिथिला की पावन धरती जाले विधानसभा से भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा हैं, जो कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जीवेश मिश्रा अल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक हैं। उनकी कंपनी द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में भेजी गई रिपसेलिन 500 टैबलेट घटिया और नकली पाई गई है। इस मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको लेकर के 4 जून 2025 को राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी करार दिया है। लेकिन अदालत ने जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स अधिनियम 1958 की धारा 4 और फिर 5 के तहत राहत देते हुए जुर्माना लगा करके छोड़ दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि ये केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि मानवीय, नैतिक और जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसे मंत्री को कैसे सुशासन बाबू अपने कैबिनेट में मंत्री बनाए रखे हैं। हम लोगों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द अभी मंत्री पद से हटा देना चाहिए। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह क्या अब आरजेडी का रास्ता तलाश रहे हैं? जब उनके बयान से ऐसा ही संकेत मिला है। पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की जमकर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की बातें मेरे दिल को छू जाती है। लोग जब उन्हें 9वीं फेल कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मैं भी तो 6वीं पास हूँ। वह समझ के हर वर्ग के लोगों से जुड़ करके बातें करते हैं और फिर लगातार गाँव-गाँव जाकर के लोगों का हालचाल ले रहे हैं। जब पवन सिंह ने कहा है कि मैं किसी भी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन तेजस्वी यादव का इंटरव्यू जब भी देखता और फिर सुनता हूँ तो फिर उनकी बातें दिल को छू जाती है। यह इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से सवाल किया गया कि लोग तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं। 9वीं फेल नेता बिहार का क्या विकास करेगा? इसका जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा है कि मैं भी तो 6वीं पास हूँ। मेरे पास काम करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, या वैसे ही तेजस्वी के पास काम करने वाले लोग हैं, वो बिहार के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ये चर्चा हुई थी कि पवन सिंह जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। जहाँ पवन सिंह ने इस मसले पर जवाब दिया। पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रशांत किशोर से मुलाकात नहीं की और कब वो जनसुराज में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। दोस्तों, चुनावी वर्ष में बयानों के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी सभी दलों से लगातार चल रही है। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आरजेडी कार्यकर्ता कह रहे थे कि लालू यादव ने भूरा बाल साफ करने की बात कही थी, आज फिर इस काम को करने की जरूरत है। इस वीडियो पर एनडीए के नेताओं को बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। जब बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भूरा बाल साफ करने का नारा लालू जी ने दिया था, वह नारा सामाजिक उन्माद को पैदा कर रहा है और यही कारण है कि उनके जमाने में सामाजिक सौहार्द बिल्कुल नहीं था। हर समय जातीय तनाव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और फिर हंगामा होते थे। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सामाजिक सौहार्द है, आज सबका सम्मान एनडीए सरकार कर रही है। जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री का है वही संकल्प बिहार सरकार का है। नित्यानंद राय ने यह पुष्टि करते हुए बताया है कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आने वाले हैं। जब भी वह बिहार आए हैं तो फिर बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। हजारों करोड़ की योजना अब तक मिली है और सिर्फ घोषणा नहीं होती है परंतु उस पर काम भी होता है। कई उद्घाटन और शिलान्यास बिहार में हुए हैं, तो फिर वे बिहार आ रहे हैं तो बिहार वासियों को बहुत कुछ देंगे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे जब बिहार आते हैं तो उनको देखने और फिर उनको सुनने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इस बार मोतिहारी में भी जन सैलाब होगा। पीएम मोदी की सभा में भीड़ उमड़ने का कारण उन्होंने बताया है कि बिहार के लोगों ने गरीबी देखी है। बिहार के करीब 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। जब उनके जीवन में खुशियाँ आई है तो फिर लोगों को लगता है कि जिसने हमें अच्छी ज़िंदगी दी है, जिसने हमें सम्मान और फिर अधिकार दिया है, तो फिर इसलिए उनको देखने और फिर सुनने के लिए लोग पहुँचते हैं। दोस्तों, बिहार में साल 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी कानून के बाद बिहार में नीरा के सेवन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। नीरा अब एक पौष्टिक पेय के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इसके बढ़ते प्रचलन का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बिहार में इस साल नीरा सीजन में 1 करोड़ 80 लाख लीटर से अधिक नीरा इकट्ठा की गई है। इसमें 1 करोड़ 39 लाख से अधिक लीटर नीरा की बिक्री की जा चुकी है। यह आंकड़ा इस साल बीते अप्रैल से इस साल 10 जुलाई तक के बीच का है। दोस्तों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला और फैसले को लेकर के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सिंघवी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और आयोग का नाम लिए बिना कहा कि आपकी साख पर सवाल है। संवाददाताओं से बातचीत में अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि कैसे चुनाव आयोग का ये आदेश गलत है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और फिर मैं इसमें वकील हूँ, इसलिए आमतौर पर ब्रीफ नहीं करता, लेकिन जैसा दुष्प्रचार हो रहा है मुझे
मुझे लोगों को सही बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की संयुक्त याचिका थी। हमारा पहला बिंदु अधिकार क्षेत्र नहीं होते हुए आयोग का उल्लंघन का है या दूसरा आयोग के निर्देश 2003 के बाद के मतदाताओं को संदिग्ध कैटेगरी में डाला जाना है और फिर आयोग ने मतदाताओं को ही खुद को सही साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी है। यहाँ पर तीसरा यह है कि 2003 के बाद वालों को 3 कैटेगरी में बांटा जाना, माता पिता और फिर अपने जन्म प्रमाण। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कानूनी बदलाव नहीं किया गया, महज प्रशासनिक आदेश दिया गया है। वहीं पर उन्होंने साफ कर दिया है कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। जब लाल बाबू हुसैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मतदाता को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप 2 करोड़ को भी मतदाता से वंचित कर देते हैं तो फिर ये मूल ढांचे के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड हमारा आधार है जिसकी स्थापित प्रक्रिया है, जहाँ उसे EPIC और फिर राशन कार्ड को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कम समय में ये प्रक्रिया असंभव है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए तब नहीं किया और जब कम समय रह गया तब कर रहे हैं। जहाँ सिंघवी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और आयोग का नाम लिए बिना कहा कि आपकी साख पर सवाल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भ्रम फैलाया गया, जिसमें पहले ही पंक्ति में कहा गया है कि यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीनों दस्तावेजों को विचार करने को कहा गया। वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है। जब पूर्व में हुए चुनाव के दौरान भेदभावपूर्ण कार्रवाई ने आयोग की साख को सार्वजनिक कर दिया है। दोस्तों, चिराग पासवान के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान का बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के खुला बयान दे रहे हैं, जब वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, जिस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बयान उस समय भी आया था जब 4 जुलाई को पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। इससे पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्चे के साथ हुई कुकर्म और पटना के PMCH में इलाज में लापरवाही से उसकी जान चले जाने की घटना पर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर के बरसे थे। उन्होंने उस घटना को पूरे सिस्टम की विफलता बताया था। जब एक बार फिर से उन्होंने बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानूनी व्यवस्था को लेकर के सरकार के खिलाफ तीखा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याएं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार को घेरते हुए लिखा था कि बिहारी अब और कितनी हत्याएं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? बिहार सरकार के खिलाफ एक सप्ताह में उन्होंने ये दूसरा बयान दिया। आपको बता दूं कि चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद उनके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी थाना में जाकर के। हालांकि चिराग पासवान का सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ ऐसा लिखना फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग ये पूछने लगे हैं कि अब फिर चुनावी मौसम है और फिर ऐसे में चिराग पासवान के द्वारा ऐसे बयान देने का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये लोकसभा का वाला राजनीतिक गेम तो नहीं है? हालांकि इस विषय पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि बिहार पुलिस और फिर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के चिराग पासवान ने ऐसा लिखा है। दोस्तों, बिहार में साल के अंत तक 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग और फिर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि एनडीए और फिर महागठबंधन काफ़ी दिनों से टिकट बंटवारे को लेकर के बैठकें कर रहा है। अब महागठबंधन ने धीरे धीरे टिकट की रणनीति साफ करनी शुरू कर दी है। जहाँ कांग्रेस पार्टी की टिकट पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर महागठबंधन में टिकट बंटवारे की तरकीब बताई है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से ही महागठबंधन में टिकट का बंटवारा हो। साथ ही साथ उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होने वाली पार्टियों को टिकट लेने पर हिदायत दी है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। मुझे मिलाकर के कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था। साथ ही साथ आगे लिखा था कि वैसे उन दलों को टिकट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनकी पिछले लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में भाजपा पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने राम और फिर सीता के नाम पर वोट मांगने की भाजपा की रणनीति की आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष चुनाव करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता से लालू, नीतीश और मोदी के नाम पर वोट न देने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव लाने और फिर जनता की राज स्थापित करने का आह्वान
आह्वान किया है। जहाँ वहीं पर बेगूसराय में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दिलीप जायसवाल पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिलीप जायसवाल जैसे लोग सीता का मंदिर बनाएंगे और फिर उस पर कब्जा कर लेंगे, जहाँ इन लोगों ने गरीब बच्चों के लिए बने मेडिकल कॉलेज पर भी कब्जा कर रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा सिर्फ मंदिर मस्जिद और फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से लोगों को भ्रमित कर रही है। वहीं पर वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर ही संशोधन हो और मृत या फिर बाहर गए लोगों का नाम हटा करके नए 18+ वोटर जोड़े जाएं। अगर इसके अलावा कोई भी फेरबदल होती है तो फिर ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए होगा, जिसका हम विरोध करेंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता अब लालू, नीतीश या फिर मोदी के डर से वोट नहीं देंगी। उन्होंने कहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। जहां हमने जनता से पूछा है कि क्या मोदी, लालू या फिर नीतीश के नाम पर वोट दोगे, तो जवाब मिला नहीं। बिहार में अब रोजगार और शिक्षा की जरूरत है, भाषणों से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 जुलाई को पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। जारी रेट के अनुसार बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं और फिर यूपी में थोड़े बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि कच्चे तेल की बात करें तो फिर 24 घंटे में इसकी कीमतों में उछाल दिख रहा है। वहीं पर राजधानी पटना में पेट्रोल की बारे में बात किया जाए तो उसकी कीमत, आज पेट्रोल की कीमत राजधानी पटना में 18 पैसे गिरावट के साथ 105 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो डीजल 17 पैसे गिर करके 91 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों, पटना में गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक और व्यापारी की हत्या हो गई है, पटना में ही। जब पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है, उन पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सहारा लेते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या डीके टैक्स ट्रांसफर उद्योग राज्य में अराजक स्थिति का मुख्य कारण है। बेहोश मुख्यमंत्री चुप क्यों है? यह रोज हो रही सैकड़ों हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? भ्रष्ट भुंजा पार्टी जवाब दो। बिहार पुलिस के मुताबिक पटना के व्यापारी झा की हत्या मोटरसाइकिल पर सवार आए एक व्यक्ति ने की थी। इसको लेकर के राजनीतिक जगत में हंगामा तेज हो गई है, क्योंकि लगातार व्यापारियों की हत्या हो रही है। इसको लेकर के चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दूं कि मूल रूप से दरभंगा जिला के रहने वाले थे विक्रम झा, जो कि पिछले 1 साल से पटना में रह रहे थे और फिर अपनी किराने की दुकान चला करके जिंदगी गुजार रहे थे। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी पटना पूर्व परिचय कुमार ने बताया है कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के निवासी विक्रम झा को कुछ समय पहले गोली मार दी गई थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसकी जान चली गई। सूचना मिलते ही मैं और फिर डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला है कि मृतक की एक किराने की दुकान थी और फिर एक व्यक्ति बाइक पर आया और उसे मार दिया। दोस्तों, बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का फिर से नया नियम आ गया है। जब बच्चे के जन्म के 1 साल के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि पहले बीडीओ से परमिशन लेने के बाद काम बन जाता था, लेकिन अब एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में सहायक या फिर प्रखंड संख्यक पदाधिकारी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है। आपको बता दूं कि किसी तरह की गड़बड़ प्रमाण पत्र में ना हो, इसे लेकर के यह फैसला लिया गया है। वहीं पर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फिर यहाँ पर पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे। जैसे आदेश को लेकर के पटना के डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने सभी रजिस्ट्रार और फिर एसडीएम को लेटर जारी किया है। लेटर के जरिए आदेश दिया गया है कि अब जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण का 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहरी क्षेत्र में सहायक या फिर प्रखंड विकास संख्या की पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार और फिर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव को आवेदन देना होगा। 30 दिन बाद की मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की जाए तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है और फिर इस बीच बिहार में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। ऐसे में कल शनिवार को महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, पटना के प्रभारी, वीआईपी के पार्टी के मुखिया और फिर अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। सभी पार्टियों ने सीट शेयरिंग करने के फॉर्मूले का प्रस्ताव तेजस्वी यादव को सौंप दिया, जिसे बैठक में विस्तार से चर्चा के लिए रखा गया। जब बैठक का मुख्य एजेंडा सीट फॉर्मूले पर सहमति बनना था, जिससे महागठबंधन के सभी सदस्य दल आगामी चुनाव में प्रभावी सहयोग कर सके। इसके अलावा महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर भी
गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। जब बैठक में ये भी तय किया गया कि चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर से एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे जनता के बीच अपने एकजुटता और फिर योजनाओं को प्रभावी रूप से पेश किया जा सके। दोस्तों, बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लाभ इजाफा किया जा रहा है, तो फिर वहीं पर कई नई योजनाएं भी शुरू की जा रही है। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है, तो फिर इसके अलावा बुजुर्गों को भी पेंशन दी जाती है। सरकार की ओर से हाल ही में पेंशन योजना में दिए जाने वाले लाभ में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बुजुर्गों को सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत बिहार के करीब 53 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग इसका लाभ ले रहे हैं। जब पहले इस योजना में बुजुर्गों को सिर्फ 400 रुपये महीने मिलते थे, लेकिन सरकार ने इसमें अब बढ़ोतरी कर दी है। जुलाई के महीने में सरकार ने सभी लाभार्थियों के खाते में 400 रुपये की जगह 1100 रुपये भेज दिए हैं। अब से हर महीने बुजुर्गों को 1100 रुपये की पेंशन मिल सकेगी। जिन बुजुर्गों ने अब तक इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है, वो लोग अभी भी मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत बिहार के सभी 60 साल या फिर उससे ऊपर के लोगों को लाभ मिलता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.ssspmis.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के लखीसराय जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है। जब बिहार के लखीसराय के कजरा में बन रहे देश के सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का काम LND को दिया गया है। कजरा में अधिग्रहित 1232 एकड़ भूमि पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की नीति के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। यह परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2025 है, लेकिन इसे अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पहले चरण में 689 एकड़ भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस चरण में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता 185 मेगावाट और फिर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट घंटा है, जो कि व्यस्त समय में 45 मेगावाट क्षमता के साथ 4 घंटे उपलब्ध रहेंगे।